वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं आपराधिक पुनरीक्षण मामला। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम पन्नीर सेल्वम और उनके रिश्तेदारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपदस्थ अन्नादमुक्त नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम और उनके रिश्तेदारों को 2012 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप मुक्त करने से संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण मामले पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां एक राजनीतिक व्यक्ति ने डीवीएससी, राज्य सरकार और अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया है कि उनके खिलाफ मुकदमा पट्टी से उतर जाए। सीआरपीसी की धारा 397 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने स्वयं स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक पुनरीक्षण मामला शुरू किया। अदालत ने पन्नीर सेल्वम, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी, उनके बेटे रविन्द्रनाथ कुमार, उनके भाई ओ राजा और ओ वाला मुरुगन और उनकी पत्नियों को 27 सितंबर 2023 को सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया, जिसे 27 सितंबर तक वापस करना होगा। न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को अपने आदेश की एक प्रति कॉपी की सूचना के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय का मामला यह था कि पन्नीर सेल्वम ने अपने नाम पर और अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति अर्जित की थी, जो उनके कार्यकाल के दौरान उनकी आय की ज्ञात स्रोतों से 374% गुना अधिक थी। 374% गुना अधिक थी। 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री और उसके बाद 2001 से 2006 की अवधि के बीच राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। घटनाओं का क्रम बताते हुए और अभियोजन और ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में खामियों की ओर से इशारा करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह एक बार फिर राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा आपराधिक न्याय की दिशा को विकृत करने और नष्ट करने की सुविचारित प्रयास का उजागर करता है। पुनरावृत्त करने के लिए इस मामले में कई परेशान करने वाली विशेषताएं हैं। सबसे पहले यह ज्ञात नहीं है कि धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच के लिए एक याचिका पर आरोपी के आदेश पर विशेष अदालत ने कैसे विचार किया। दूसरे, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट थैनी ने 4 अक्टूबर 2011 को याचिका को अनुमति देने के आदेश पारित करने में स्पष्ट अवैधता की। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि मदुरै ने विशेष न्यायालय का गठन करने वाली 3 मई 2011 के जीओ के मध्य नजर मामले की सुनवाई करने का उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। तीसरा, स्पष्ट कारणों से डीवीएससी ने आगे की जांच को निर्देश वाले आदेश को चुनौती नहीं दी, क्योंकि 2011 तक पन्नीर सेल्वम राज्य में सत्ता में वापस आ गए थे। उन्होंने कहा, इसके अलावा डीवीएससी ने आगे की जांच के अवैध आदेश पर तुरंत कार्रवाई की और राजनीतिक आकाओं के अनुरूप एक रिपोर्ट तैयार की और लोक अभियोजक और महाधिवक्ताओं से एक राय भी प्राप्त की और फिर इसे क्या है अध्यक्ष को प्रस्तुत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में बिना कोई कारण बताए एक आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि पन्नीर सेल्वम और उनके परिवार के खिलाफ किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। अध्यक्ष ने दूसरे शब्दों में फोर्ट सेंट जॉर्ज में विधायी कक्ष में बैठे विशेष न्यायालय की भूमिका निभाकर सेंट मैरी चर्च के परिसर में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को दफनाने का फैसला किया। छठा, सरकार डीवीएससी को विशेष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देती है, जिसमें कहा गया कि पिछले अंतिम रिपोर्ट को मिटा दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा, बाद में अतिरिक्त लोक अभियोजन ने एक याचिका दायर की और कहा कि मूल आरोप पत्र पर लिया गया संज्ञान निष्फल हो गया है और अंत में सीजीएम शिवगंगा ने याचिका वापस लेने की याचिका स्वीकार कर ली और आरोपी को दोषमुक्त होने की अनुमति दे दी।
उपरोक्त सभी राजनीतिक और न्यायिक व्यक्तियों के सामूहिक सहयोग के कारण पनीर सेल्वम और उनके परिवार के खिलाफ धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत एकमात्र अंतिम रिपोर्ट, जिसे पूरा करने के लिए लगभग 3 साल लग गए, 272 गवाहों के बयान के साथ 235 दस्तावेजों को न्यायिक इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि इन स्वीकृत तथ्यों को देखते हुए अब यह सवाल उठता है कि क्या शिवगंगा अदालत के आदेश को स्वतः संशोधित करने और रद्द करने के लिए आरोपी को नोटिस जारी करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत को यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि सीजेएम शिवगंगा के आदेश को 10 साल बीत चुके हैं। पैरा 25 में सूचीबद्ध तथ्य चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं। वे हर चरण में एक गंभीर अवैधता का खुलासा करते हैं जो एक सुनियोजित योजना को दर्शाता है। न्यायाधीश ने कहा यह एक ऐसा मामला है जहां एक राजनीतिक व्यक्ति ने डीवीएससी, राज्य सरकार और अदालत को एक सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया कि उनके खिलाफ मुकदमा पटरी से उतर जाए। आपराधिक कानून में यह एक स्थापित नियम है कि महज देरी किसी आपराधिक मामले को बिना किसी विशेष सीमा के खत्म करने का आधार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि हाई कोर्ट के खिलाफ कोई सीमा नियम नहीं लगाया जा सकता है पुनरीक्षण के अपनी स्वतः प्रेरणा शक्तियों का प्रयोग करने में। न्यायाधीश ने कहा कि उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर इस अदालत ने पाया कि सीआरपीसी धारा 397 और 401 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत सख्ती का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्रियां हैं। अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि पहले के 2 मामलों में अदालत ने तत्कालीन विपक्षी विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत डीवीएससी द्वारा मुकदमा चलाने का एक पैटर्न देखा, जो बाद में विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र में परिणत हुआ और श्री विल्यम पुथुर सरकार बदलने पर विपक्षी विधायकों ने खुद को कैबिनेट मंत्री के रूप में पाया, यह महसूस करते हुए कि हवाओं की दिशा बदल गई है। डीवीएससी ने तुरंत विशेष अदालत को आगे की जांच के लिए अपने इरादे के बारे में सूचित किया, आगे की जांच की और आर में पहले की अंतिम रिपोर्ट में आए निष्कर्षों को अंतिम कोल्जर रिपोर्ट दाखिल करने की आड़ में चिकित्सीय रूप से मिटा दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि इन अंतिम कोल्जर रिपोर्ट को आरोपियों की मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालत ने प्रस्तुत किया गया था। यह स्पष्ट रूप से द्विमुख मंत्रियों थंगम थेनारासु और केकेएस आर रामचंद्रन का जिक्र कर रहे थे, जिनके खिलाफ अदालत ने पहले ही धन के मामलों में एक स्थानीय अदालत में बरी होने के बाद इसी तरह के पुनरीक्षण मामले शुरू किए हैं। न्यायाधीश ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया इस अदालत ने पाया कि राज्य में आरोपी के राजनीतिक सत्ता में आने के बाद शॉर्ट सर्किट भ्रष्टाचार के मामले के लिए एक अच्छी तरह से तय की गई कार्य प्रणाली थी। न्यायाधीश ने कहा कि इस राज्य में एमपी एमएलए मामलों के प्रभारी न्यायाधीश के रूप में और इस अदालत का यह सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है कि आपराधिक न्याय की धारा को शुद्ध और निष्कलंक रखा जाए। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई राजनीतिक दल तमिलनाडु में सत्ता में आता है तो डीवीएससी विपक्ष पर झपट्टा मारती है और भ्रष्टाचार के मामलों को दबा देती है। हालांकि भ्रष्टाचार के लिए कोई भी मुकदमा 5 साल में समाप्त नहीं होता है, जो कि राज्य में एक निर्वाचित सरकार का जीवन काल है। न्यायाधीश ने कहा कि निश्चित रूप में विपक्ष सत्ता में वापस आ गया है और डीवीएससी को द पेट्स शो की कठपुतलियों की तरह अपने राजनीतिक आकाओं के साथ मिलकर एक अलग धुन गाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था अपडेट्स और बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है इस जो जजमेंट में। तो फ्रेंड, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।